हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंद्राज सिविल सर्विसेज। इंद्राज सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज पटेल और हम बात कर रहे थे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 की क्लास 8 की जो बुक है उसमें लास्ट यूनिट और लास्ट चैप्टर पे आज हम चर्चा कर रहे थे। तो उसके लास्ट चैप्टर के पार्ट 2 पे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा था इसलिए उसे 2 पार्ट में तोड़ा था, तो हम देखते हैं कि पार्ट 2 की बात करें अगर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 5 थी। यूनिट 5 में देखेंगे आप कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। हम देख रहे थे कि जैसे पहले इसके पहली यूनिट के पहले इस यूनिट के पहले चैप्टर की अगर बात करें तो जन क्या कौन सा चैप्टर था, बात की थी मैंने आपसे। अगर हम पूरे चैप्टर पे एक नज़र डालें, जन सुविधाएं। अब इसी के आगे अगर बात करते हैं, हम देखते हैं कि कैसे कैसे कानून बने थे, उपभोक्ता उत्पादक कानून क्यों होते हैं, कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कानून किसके हित में होते हैं, इन सब पे चर्चा की थी। इसके आगे अगर हम बात करें, भोपाल गैस त्रासदी पे चर्चा की थी इस चैप्टर में, और इस पे दिखाया था कि कैसे कैसे यूनियन कार्बाइड की बात हुई थी। यूनियन कार्बाइड पे अभी हाल ही में डिसीजन आ चुका है, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के मालिक और उसके जो यहाँ पे भारत में कार्यरत उनका सीईओ था उसको दोषी करार दिया गया और उसके सज़ा के भी प्रावधान किए गए थे यहाँ पे। तो इसके बाद उस पर क्या केस हुआ, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया है और उस पर ये भी कहा था कि उनको ये सज़ा का भी प्रावधान दिया था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ था हाल फिलहाल, अभी कुछ साल पहले। शायद हमने ये बात इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त आपको नहीं बताई थी। तो इसमें देखा गया कि मजदूर की कीमत क्या है। कारखाने अमेरिका में, कुछ वर्जीनिया में जैसे कोई कारखाना लगा है, वहाँ पे षड्यंत्र लगा है, यहाँ के षड्यंत्र लगे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या है, खतरा महसूस होने पर वहाँ के लोगों को क्या सुरक्षित स्थानों पे लाया जाता है। यहाँ क्या है, खतरे को बार बार नज़रअंदाज किया जाता है कि चलो कोई नहीं, और उस पर कोई टेक्नीशियन, कोई टेक्नोक्रेट, कोई इंजीनियर भी काम नहीं करता, बल्कि वही जो काम करने वाले मजदूर हैं उन खतरों की देख रेख अपनी व्यवहारिक समझ से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हम आगे समझते हुए बात करेंगे। चैप्टर 10 है, क्या है, कानून और सामाजिक न्याय। बताए थे आपको कि ये क्या चीज़ होती है। फिर कानून और सामाजिक न्याय, हाशिए पर जो लोग चले गए उनको मुख्य धारा में लाना, उन्हें सामाजिक न्याय लाने के लिए कानून बनाना, या वर्तमान समय में जो उपभोक्ता हैं उनको उनका सामाजिक न्याय मिले, चाहे कोई कंपनी के पैकेट, कंपनी की कोई सेवा ले रहे हैं, कंपनी की निजी कोई वस्तु खरीद कर, कोई खाने पीने वाली चीज़ें हैं या गुड्स हैं, इनमें क्या है, अगर उनको वो चीज़ अच्छी उपलब्ध नहीं होती है उनके मानकों के अनुरूप, तो उनको उनके अधिकारों को मिलाना उपभोक्ता फोरम के माध्यम से। ठीक है, उपभोक्ता जो फोरम है, कोर्ट है, उसके माध्यम से उन्हें न्याय मिल सके, इसके लिए भी कानून है। आगे हम बात करते हैं सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन। कानून बनाने वाले और लागू करने वाली संस्थाओं के नाते यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार सुरक्षा कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो। जब यूनियन कार्बाइड संयंत्र में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुले आम अवहेलना हो रही थी, तब सरकार क्या कर रही थी, इस बात पे भी चर्चा करने लायक है। तो सुरक्षा मानकों को सही ढंग से लागू किया जाए। सरकार इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि सुरक्षा मानकों के क्रियान्वयन को, जैसे सुरक्षा कानून बनाना ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, उनके क्रियान्वयन की भी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की ही है। क्योंकि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार का उल्लंघन ना हो, किसी तरीके किसी के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो, तो इसके लिए भी सरकार को कानून बनाना और उनका क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है, और यूनियन कार्बाइड संयंत्रों में सुरक्षा मानकों की इस तरह खुले आम अवहेलना हो रही थी, तो सरकार क्या कर रही थी। अब यहाँ कहना चाहूंगा हम कि सरकार के माध्यम से ही कंपनी और सरकार के बीच समझौता। ठीक है, समझौते में नियम और शर्तें होती हैं।
कई बार तो कानून होते हुए भी सरकार में कुछ प्रतिनिधि उन कानूनों को नजर अंदाज कर देते हैं और कहते हैं कि हमें निवेश करने से आप लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार से आपकी आय बढ़ेगी और राजस्व के आय में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसे लोगों को नए नए लालच या झांसे दिए जाते हैं। जबकि आपने देखा था इसके पहले पार्ट में कि वर्जीनिया में अगर कोई ऐसा संयंत्र लगा है अमेरिका में, तो वहां पे अगर सुरक्षा की कोई संभावना भी है घटने की, ठीक है, कोई घटना ऐसी दुर्घटना घटने की संभावना होने पर भी सरकार अपने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी स्वयं भी लेती है और कंपनी के माध्यम से भी वो काम करवाती है और उनके अधिकारों को भी देती है। वहाँ क्या था, उचित ज़्यादा वेतन उनको देना पड़ता था, उनको रहने के आवास देने पड़ते थे, ठीक है, उनके सुरक्षा मानकों का भी ख्याल रखना पड़ता था। तो ये सारे मानक यहाँ पे क्या हुआ, सरकार ने नज़रअंदाज कर दिए लोगों के और ये अधिकार कंपनी को दे दिया कि आप इनसे मनमाफिक काम करा सकें या मनमाफिक तरीके से इनको रख सकें। तो ये सब जगह अपने यहाँ के अधिकार, जबकि ऐसे अधिकार अपने यहाँ थे, ऐसे कानून अपने यहाँ थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वर्तमान उस समय की सरकार ने क्या काम किया, उनको नजरअंदाज करवा दिया। चाहे वो कहो, चाहे टेबल के नीचे से काम हुआ हो, चाहे वो समझौते का परिणाम हो। समझौते में ये चीज़ें नहीं कभी रखी जाती हैं, बस इतना ही होगा कि कैसे वो काम हुआ होगा आप जानते हैं। पहली बात भारत में सुरक्षा कानून ढीले थे। आज भी आप देखेंगे कि सुरक्षा कानून पूर्ण रूप से हैं, बहुत अपने यहाँ कानून तो बहुत कड़े हैं, लेकिन उसको लागू करना उतने ढंग से नहीं किया जा रहा है। जितने अच्छे कानून हैं उतनी ठीक ढंग से उन कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा, इसलिए अपने यहाँ कानून क्या है, लचर व्यवस्था में माना जाता है। सरकारी अफसर इस कारखाने को खतरनाक कारखाने की श्रेणी में रखने को भी तैयार नहीं थे। आपने देखा होगा, जबकि ये विषैला रसायन था, ठीक है, कंपनी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी अधिकारियों ने इस कारखाने को खतरनाक श्रेणी के कारखानों में भी रखने को तैयार नहीं रखा। इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कई ऐतराज नहीं किया, जबकि भोपाल के कुछ नगर निगम अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 में मिग उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी। ठीक है, नगर निगम के अधिकारियों ने इस बात पे भी सरकार की तरफ उंगली उठाई, क्योंकि क्या हुआ, वहां नगर निगम को बार बार काम करने पड़ रहे होंगे, तो अधिकारियों ने इस चीज का एनालिसिस किया होगा। इस बात पर सरकार को उन्होंने एक दस्तावेज तैयार करके भेजा होगा, तो सरकार उस चीज को भी मानने को तैयार नहीं थी। सरकार में बैठे हुए अधिकारी उस चीज को मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल का संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए। ठीक है, प्रदेश को भोपाल के संयंत्र में लगातार निवेश चाहिए, ठीक है, ताकि रोजगार मिलता रहे। सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड से इस बात की मांग करना असंभव था। ठीक है, शायद उस समय सरकार स्वयं यूनियन कार्बाइड हो गई थी और एक तरीके की कंपनी सरकार हो गई थी। वह साफ सुथरी तकनीक और ज्यादा सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाए। सरकारी निरीक्षक अब कारखाने में अपनाई जा रही दोषपूर्ण प्रक्रियाओं को बार बार मंजूरी दे रहे थे। तब जब कारखानों में बार बार गैस का रिसाव होने लगा और सबको यह बात समझ में आ चुकी थी कि कहीं कोई गड़बड़ी चल रही है, तब भी निरीक्षकों के कान में जू तक नहीं रहेगी। कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया पहले भी कई लोग इसमें मर चुके थे। बार बार वहाँ गैस का रिसाव हो रहा था। गैस के रिसाव को क्या हो रहा था, वहाँ के मजदूर ही अपनी व्यवहारिक समझ, अपनी व्यवहारिक ज्ञान से उस रिसाव को बंद कर देते थे। वहाँ कोई ऐसे इंजीनियर, कोई ऐसा टेक्नोक्रेट नहीं पहुँचा जो इस चीज़ पर निरीक्षण करता। कंपनी से शायद इतना भी जरूरी नहीं समझा। ठीक है, और सरकार के अधिकारियों ने इस बात पे अपनी आंखें बंद कर ली, कानों पे उनके आवाज तक नहीं गई। ठीक, और ये घटना जब घटी, इसके बाद
बहुत सारी चीज़ें हुई। आपको ऐसा क्यों लगता है किसी फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि फैक्ट्री एक तरीके से आप जब लगाते हैं तो उस एरिया में पर्यावरण, उस एरिया के लोगों को भी आपको ध्यान रखना होगा। सुरक्षा मानक भी होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री के स्थापित करने के कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम कायदे होते हैं और उनको उन प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है, तभी वो माना जाता है कि ये पूर्ण तरीके से क्या है, कंपनी अपने कानूनी कार्रवाई करके स्थापित हुई है। तो इस क्या आप एक दूसरी ऐसी स्थितियों का उल्लेख कर सकते हैं? यहाँ कानून या नियम तो मौजूद हैं, परंतु उनके क्रियान्वयन में ढिलाई के कारण लोग उनका पालन नहीं करते। उदाहरण, मोटर गाड़ियों की तेज रफ्तार। आपने देखा होगा सरकारों ने क्या कर दिया, हर गाड़ी की क्या है स्पीड रोड के हिसाब से, अगर आप शहर के अंदर हैं तो कौन सी गाड़ी की कितनी स्पीड होनी चाहिए, इस चीज़ के भी सरकार ने कानून बना रखे हैं। और आप अगर हाईवे पे हैं, ठीक, किसी ऐसे, तो वहाँ भी उसने क्या कर रखा, आपकी स्पीड निर्धारित कर रही है, आप इससे ज़्यादा स्पीड पे, निर्धारित स्पीड से ज़्यादा गाड़ी ना चलाएं, इससे आपको भी खतरा है और अन्य लोगों को भी आप लोगों के माध्यम से खतरा हो सकता है। तो आपको पालन नहीं करते। उदाहरण के लिए मोटर गाड़ियों की तेज रफ्तार। कानूनों को लागू करने में क्या समस्याएं आती हैं? क्या आप क्रियान्वयन में सुधार के लिए कुछ सुझाव दे सकते हैं? इसके सुझाव में अगर आपके पास कुछ पॉइंट हो तो आप बता सकते हैं। अब देखिए, हाल ही में एक ट्रैवल एजेंसी को आदेश दिया गया कि वह अपने कुछ ग्राहकों को 8 लाख रुपए का मुआवजा दे। इन सैलानियों का मुआवजा इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि कंपनी की लापरवाही के कारण डिज्नीलैंड देखने और पेरिस में खरीदारी करने से वंचित रह गए थे। ऐसा उन्होंने अपने जो कंपनी और सैलानियों के बीच जो ट्रैवल एजेंसी थी उनके बीच एक समझौता हुआ होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि इतने पैसे में हम आपको कहाँ कहाँ दिखाएंगे, कहाँ कहाँ ठहराएंगे, क्या क्या खिलाएंगे, कहाँ कितनी देर रोकेंगे, ये सारे क्या होंगे, एक कंपनी और सैलानी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वंचित रह गए डिज्नीलैंड में। उन्होंने, जिन कंपनी ने क्या काम किया, पैसे के लालच में, अपने पैसे बचाने के चक्कर में डिज्नीलैंड को दिखाने और पेरिस की खरीदारी से उनको वंचित कर दिया। तो फिर भोपाल गैस के त्रासदी के पीड़ितों को जिंदगी भर की पीड़ा और नुकसान के बदले इतना कम मुआवजा क्यों मिला? दोनों स्थितियां में देखिए, एक में तो सिर्फ क्या हुआ, एक में तो सिर्फ उनको 2 जगह देखने को नहीं मिला, सिर्फ उनका कुछ पैसा गया, लेकिन एक तरफ उनकी पूरी जिंदगी चली गई। ठीक, वो पूरी तरीके से या तो अपाहिज हो गए या खत्म हो गए या उनके बच्चे हुए, तो वो क्या हुआ, विकृति, जैसे कहते हैं डिसऑर्डर बेस पे पैदा हो गए, या तो मानसिक डिसऑर्डर है या शरीर के किसी अंग में डिसऑर्डर है। आपको भोपाल में अगर आप भी जाएंगे अभी उस एरिया में तो आप देखेंगे कि वहाँ के बच्चों में अभी भी डिसऑर्डर की विकृतियाँ देखी गई हैं और देखेंगे। तो उनको इतना मुआवजा क्यों नहीं हुआ? एक तरफ लोगों की, जबकि वो भी, ये भी इंसान थे और ये भी इंसान है, एक तरफ लोगों की जिंदगी से कंपनी खेल गई और आने वाली पीढ़ियों को भी उन्होंने विकृत कर दिया। वहाँ के पानी, वहाँ के हवा अभी भी प्रदूषित है। तो सरकार इस पे इतना चुप क्यों है? सरकार को अपने कानूनों के साथ माध्यम से एक कार्रवाई क्यों नहीं की और उचित मुआवजा लोगों को अभी तक क्यों नहीं मिला? इस बात पे आप सोच सकते हैं। व्यवसायी नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं, तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सख्त कानूनों और उनके ज़्यादा बेहतर क्रियान्वयन की जरूरत क्यों बढ़ गई है? इस चीज़ पे आप देख सकते हैं। ये कहते हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए नए कानून क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या क्या कानून आए। भोपाल स्थित यूरेनियम कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास दूषित इलाकों में स्थित हैंडपंपों को सरकार ने लाल रंग से पुतवा दिया है, फिर भी स्थानीय लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, सरकार ने ये कह दिया कि ये डेंजर जोन के, आप इसका पानी यूज ना करें, लेकिन स्थानीय लोग कहाँ जाएं, क्या करें? ठीक है, फिर भी स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास साफ पानी के स्रोत नहीं है। सरकार ने सिर्फ इतनी तो जिम्मेदारी समझी कि ये पर्यावरण के हिसाब से यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, लेकिन सरकार ने अपनी अभी ये जिम्मेदारी नहीं निभाई कि अगर यहाँ पानी की सुविधा नहीं है, अगर यहाँ नगर है, बस्तियाँ हैं, लोग रह रहे, तो इनको सरकार की तरफ से जन सेवाओं के माध्यम से उचित व्यवस्था पानी की करनी चाहिए थी। पानी की सप्लाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी, बजाय कि जैसे दूर इलाकों के अंडर वाटर को, पानी को टंकी के माध्यम से या पाइपलाइन के माध्यम से इन इलाकों में पानी की सप्लाई सरकार को करनी चाहिए थी। ठीक है, जांच करनी चाहिए थी जगह जगह पर, समय समय पर। ठीक, दूसरा कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को
धीरे धीरे इस इलाके में नए बस्तियों को बसने से रोका जाना चाहिए था। ठीक है, लोगों को इस इलाकों में से धीरे धीरे यहाँ से किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट करना चाहिए था। नए लोगों को यहाँ का घर बनाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। उनको, जो लोग यहाँ से घर छोड़ के जाना चाह रहे थे, उनको सरकार की तरफ से उचित मुआवजा देकर उनको दूसरी जगह घर देना और विस्थापित करना चाहिए था, जिससे क्या है, इस इलाके को पूरी तरीके से अपने अंडरटेकिंग में लेकर इसके सुरक्षा मानकों की समय समय पर चेक करना चाहिए था। पर्यावरण कानून का जो पर्यावरण साइंटिफिक हैं या साइंस है या वैज्ञानिक हैं, उनके माध्यम से इनकी यहाँ इस एरिया की समय समय पर पानी, हवा और यहाँ के ज़मीन पे मिट्टी की जो है जांच होनी चाहिए थी। इस समय इसकी स्थिति क्या है और देखा जाना चाहिए था। सरकार को ये कदम उठाने की ज़रूरत है। 1984 में हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे। ठीक है, 1984 तक हमारे पास पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत कम कानून थे, हम सभी लोग जानते हैं। उस समय पर्यावरण के लिए हम लोग इतना सजग नहीं थे। हम लोग क्या, विश्व भी पर्यावरण को लेकर इतना सचेत नहीं था। हालांकि इंडिकेशन आ चुके थे, ठीक है, वो जो लेयर से रिलेटेड आ चुके थे, लेकिन सरकारें अभी, देश अभी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इन कानूनों को अर्थ समिट होती है जब ब्राज़ील के शहर में 1992 में, उस समय से हम पर्यावरण पर ध्यान जाता है लोगों का कि आने वाला समय एक असली समस्या तो पर्यावरण की होगी। लोगों को अधिकतर बीमारियां पर्यावरण, हवा के माध्यम से या दूषित भोजन, दूषित खाने के माध्यम से फैलेंगी। तब लोगों को लगने लगा कि आने वाला समय शायद हमको अपने काम काजों में या अपनी फैक्ट्रियों में, अपने विकास में शायद कमी या प्रगति में कमी लानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि क्या, लोग फैक्ट्रियों के माध्यम से काम किए जा रहे थे विकास की होड़ में। ठीक है, पर्यावरण मानकों को ध्यान में नहीं रखे हुए थे, जैसे भोपाल में हुआ था। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या किया, हर काम का क्या नज़रअंदाज कर दिया। सिर्फ हमको, उनको सिर्फ एक चिंता थी कि मिक, जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी थी मिक, उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होगी जैसे, और वो लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारी कम हो गई। इस तरीके से काम हो रहा था। आपने देखा होगा इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति होती है, वहाँ मजदूरों को उतना ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ औद्योगिक क्रांति में उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, और एक समय ऐसा आया कि वहाँ का जो प्रोडक्ट थे वो उस इंग्लैंड ने अपने सभी औपनिवेशिक एरियाज में भेजने शुरू कर दिए। कच्चे माल को यहाँ से लेते थे और वहाँ से उसको पक्का माल बना के अपने औपनिवेशिक क्षेत्र जो देश थे उनमें ट्रांसफ़र कर देते थे, और जबरन लोगों को वो लेना पड़ता था। ये ऐसे कानून थे। इसी तरीके से आप कुछ देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भी 1984 के तक अगर देखेंगे तो 1984 के तक या उसके बाद भी कानूनों से ही हीलावाली होती आ रही। अभी भी हम देखेंगे कुछ कानूनों के साथ या तो कानून क्रियान्वयन में हीलावाली होती है या लोग स्वयं कानूनों को तोड़ते रहते हैं। आगे हम बात करें, पर्यावरण को एक मुफ्त चीज़ माना जाता था। ठीक है, जैसा आपने अभी बताया, किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट थी। कोई मानक ऐसे नहीं थे या कोई उस पर लीगलाइज एक्शन नहीं लेने की देते थे। चाहे नदियां हो, चाहे हवा हो या भूमिगत पानी हो, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा हो या लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, ठीक, पर्यावरण दूषित हो रहा हो या लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा हो, भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। ठीक है, भोपाल त्रासदी ने पर्यावरण के मुद्दों को अगली कतार में ला दिया। कई लाख लोग ऐसे कारखानों से निकाली गई जहरीली गैसों का शिकार बन गए। इस कारखाने में किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। ठीक है, इस कारखाने से कभी किसी भी तरह जुड़े नहीं थे। इसमें लोगों को यह एहसास हुआ कि मौजूदा कानून चाहे कितने भी कमज़ोर हों, वे केवल मजदूरों से ही संबंधित हैं, उनमें आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक, आप देखेंगे केवल क्या है, कमज़ोर चाहे जितने मौजूदा कानून चाहे जितने कमज़ोर हों, वो केवल मजदूरों से ही संबंधित हैं। ठीक है, उनमें आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान ही नहीं दिया गया, जो औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण होते थे। ठीक, ऐसे भी दुर्घटनाएं घटी कि मजदूरों के लिए कानून थे लेकिन अधिकारों उनके क्या हो, उन आम लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया। कानून है तो अधिकार भी हैं, तभी कानून थे, लेकिन कानून होने से कुछ नहीं, उनके अधिकारों पर ध्यान दिया जाएगा तभी उन पर काम हो पाएगा। और इसी कारण अभी भी कभी कभी आप देखेंगे कई जगह कभी कभी औद्योगिक दुर्घटनाएं आज भी घटती हैं। या तो वहाँ क्या था, सुरक्षा
पे ही कानूनों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। कंपनी की तरफ से पर्यावरणवादी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के इस दबाव से निपटने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के बाद सरकार ने पर्यावरण के बारे में नए कानून बनाए। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदूषण फैलाने वालों को ही जिम्मेदार माना जाने लगा। ठीक, अब क्या हुआ, जो पर्यावरण फैला रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, उसको ही जिम्मेदार माना गया। इसके पीछे समझ ये थी कि हमारे पर्यावरण अगली पीढ़ियों का भी हक है और उसे केवल औद्योगिक विकास के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे समावेशी विकास के तहत जोड़ दिया गया। ठीक है, कि कोई भी चीज़ आप, कोई भी संसाधन, कोई भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं तो हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ध्यान रखना है। अदालतों ने स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए, ठीक है, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को भी जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा बता दिया। कई महत्वपूर्ण फैसले भी दिए गए इस पे। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, ये आप याद रखिएगा दोनों। पहले तो स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का जीवन का मौलिक अधिकार के रूप में है। ठीक है, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। ठीक है, और ये सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जीवन के अधिकार अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। ठीक है, 21 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी इसमें शामिल है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदूषण पर अंकुश लगाने, नदियों को साफ रखने और जो दोषी हैं उन पर भारी जुर्माना लगाने के कानून और प्रक्रियाएं तय करे। इस तरीके के बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि PIL जो थी, पोस्ट कार्ड पे आप लिख के कोई भी अपनी, अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या कोई आपके कानूनों के साथ खेल रहा है, आपके जीवन के अधिकार के साथ कोई खेल रहा है, तो आप पोस्ट कार्ड पर लिखकर अपना हक मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लिख के भेज सकते हैं या हाई कोर्ट को लिख के भेज सकते हैं। ठीक, तो आपको वो लोग न्याय के लिए अगर उन्हें लगेगा कि आपके जीवन के अधिकार का हिस्सा है और आप इससे प्रभावित हो रहे हैं तो वो उस पर आपको न्याय अवश्य दिलाएंगे या देते हैं। तो इसी तरीके से फिर एक हमारे सामाजिक या कार्यकर्ता थे, तो उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने इतनी ज़्यादा PIL स्टेप मतलब सुप्रीम कोर्ट में लगाई कि दिल्ली का जो हम पुरानी दिल्ली कह सकते हैं या अन्य इलाके थे जैसे मुखर्जी नगर कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल थे सरकार को यहाँ से हटा के, क्योंकि ये नगर बस्ती में क्या थी, इंडस्ट्री लगी हुई थी, यहाँ से सरकार को हटाकर न्यू ओखला एक जोन बनाना पड़ा, उनमें कंपनियों को या कारखानों को इस्टेब्लिश करना पड़ा, क्योंकि ये पर्यावरण के हिसाब के मानकों के अनुकूल नहीं थे। तो इसके बाद पर्यावरण थे उनके हिसाब से बहुत सारे बदलाव आए। फिर देखिए, हम बात करें अगर स्वच्छ वातावरण की एक जन सुविधा है, आपको पता है कि स्वच्छ वातावरण एक जन सुविधा है, क्या आप इस बयान की व्याख्या कर सकते हैं? ठीक है, हमें नए कानूनों की क्यों जरूरत पड़ती है? कंपनियों और ठेकेदार पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन कैसे करते पाते हैं? आप इस चीज़ से भली बात परिचित हैं। अब बात करते हैं जन सुविधा के रूप में पर्यावरण क्या होता है। ठीक है, हाल के वर्षों में न्यायालय ने पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर कई आदेश दिए हैं। ठीक है, न्यायालयों ने कई आदेशों में लोगों की रोजी रोटी पर भी बुरा असर पड़ा है, लेकिन उनको रोजी रोटी अगर एक तरफ मिल रही है तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा था। ठीक है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति उस राज्य का भूखा ना सोए, उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था करे, लेकिन पर्यावरण को भी ध्यान में रखे। मिसाल के तौर पर अस्पताल ने आदेश दिया, ठीक, अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों में काम करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया जाए या उन्हें शहर के बाहर दूसरे इलाकों में भेज दिया जाए। इनमें से कई कारखाने आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहे थे। इन कारखानों की गंदगी से यमुना नदी भी प्रदूषित हो रही थी। अब बात करें अगर इन कारखानों के नियमों के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था, जैसा आपने आपको अभी बताया, जस्ट पिछले पेज पे कुछ इसी तरीके से काम हो रहे थे, तो अदालत की कार्रवाई से यह समस्या तो हल हो गई, लेकिन एक नई समस्या अब पैदा हो गई। क्या कि कारखानों के बंद हो जाने से बहुत सारे मजदूर को रोजगार मिलना खत्म हो गया। बहुत से दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा जहां उन कारखानों को दोबारा चालू किया गया था। अब प्रदूषण की समस्या इन नए इलाकों में पैदा हो रही थी।
कि ये इलाके प्रदूषित होने लगे हैं। मजदूरों की सुरक्षा संबंधी स्थितियों का मुद्दा अभी तक वैसा की वैसा ही रहा। सरकार ने सिर्फ नए जगह फैक्ट्रियां, नए जगह कारखाने स्टैब्लिश कर दिए, लेकिन उनके लिए पर्यावरण के संबंधित नियमों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। कंपनियों ने उन कानूनों को भी नज़रअंदाज कर दिया जो कानून बने हुए थे, और फिर से उस जगह क्या हुआ, उस जगह भी प्रदूषण उसी तरीके से फैलने लगे। आसपास की लोग बस्तियां बस गई और लोग भी पर्यावरण से प्रभावित होने लगे। अब भारत में पर्यावरणीय मुद्दों पर ताज़ा अनुसंधानों से बात सामने आई है कि मध्यम वर्ग के लोग पर्यावरण की चिंता तो करने लगे हैं, लेकिन वे अक्सर गरीबों की पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते। वो अपने तो बात सोच लेते हैं, अगर हम बात करें कि वो अपने लिए तो सोचने लगे, लेकिन अभी जो गरीब हैं उनकी पीड़ा को ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए इनमें से बहुतों को यह बात समझ में आता है कि सरकार को सुंदर बनाने के वास्ते मैं कहता हूँ शहर को सुंदर बनाने के वास्ते बस्तियों को हटाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि इससे बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ सकती है। जहाँ एक तरफ स्वच्छ पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में लोग ज़्यादा चिंता नहीं जता रहे हैं। अब चुनौती ऐसे समाधान ढूंढने की है जिसमें स्वच्छ वातावरण का लाभ सभी को मिल सके। इसका एक तरीका यह भी है कि हम कारखानों में ज़्यादा स्वच्छ तकनीकों या प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर दें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि वो है कारखानों को प्रोत्साहन और मदद करे। उसे पर्यावरण फैलाने वालों पर प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगाना होगा। इस तरह मजदूरों के रोजगारों को भी बच जाएंगे और समुदाय और मजदूरों की सुरक्षित पर्यावरण के अधिकार भी मिल सकेंगे। तो इसमें सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, अब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि सरकार कानून बनाती है तो लोग उस पर सहयोग दें, लोग पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सचेत हों और उन लोगों को भी सचेत करें जो इस पर्यावरण के मुद्दों को नहीं समझ पाए। आसपास अपने वातावरण की आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी ये ड्यूटीज है मूल कर्तव्यों के तहत कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान रखें, उनके भी अधिकारों का भी ध्यान रखें, ठीक, ये भी आपकी ड्यूटी है। और साथ में भी सरकार और जनता आपस में मिलकर दोनों जब सहयोग करेंगे, सरकार का काम कानून बनाना और उनको लागू करना है, ठीक है, अधिक लोगों का काम है उन कानूनों को, अगर कोई उनकी नज़र में आता है कोई अधिकारों का हनन होता है पर्यावरण से रिलेटेड या उनके अधिकारों से रिलेटेड, तो वो सरकार से इसकी मांग कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, अदालत में इसकी न्याय मांग सकते हैं, ठीक। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं गाड़ियों से उत्सर्जित धुआं पर्यावरण प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। आपने देखा होगा दिल्ली में कि कभी कभी सर्दियों में धुंध हो जाती है तो ऑड इवन के नंबर की गाड़ियां चलने लगती हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि बहुत सारे पर्यावरण के नए नए स्रोत लोग जारी कर दिए जाते हैं कि आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, मास्क लगाएं, ठीक है। अगर आपकी आंखों में जलन हो रही है, अगर ये दिक्कत है तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल में कंसल्टेट करें, ठीक, डॉक्टर से मिलें। इस चीज़ की हो, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो अभी सरकार आपको नई नई गाइडलाइन दे रही है WHO के माध्यम से, खुद की स्वास्थ्य चिकित्सा टीम के माध्यम से, कि आप कोविड-19 में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे काम करना है, जहाँ कैसे कितनी दूरी पे काम करना है, इन सारी चीज़ों का, आपको कैसे खाना पीना है, सभी चीज़ों पर ध्यान की बात करती है, गाइडलाइन एक जारी करती है। 1988 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई फैसलों में यह आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाली सभी सार्वजनिक वाहन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG से ईंधन का इस्तेमाल करेंगे। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहर में वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आई। आज दिल्ली में आपने देखा होगा कि जो दिल्ली में सार्वजनिक वाहन परिवहन है वो CNG से चलते हैं। अब तो CNG से अधिकतर कुछ गाड़ियाँ भी चलती हैं, कुछ लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको भी क्या है CNG के माध्यम से, उनको गैस किट के माध्यम से चलाते हैं। इन प्रयासों से दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में काफ़ी गिरावट आई है। लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली की एक ताज़ा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हवा में विषैले पदार्थों का स्तर काफ़ी ऊंचा है या लगातार बढ़ रहा है। यह विषैले पदार्थ पेट्रोल की बजाय डीजल से चलने वाले बसों कारों के कारण ज़्यादा हो रहा है, ठीक। इसी कारण
आप देखा होगा कि भारत में क्या है, सरकार नए नए समय पर, या सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट समय समय पर क्या है, नए नए गाइडलाइन जारी करती रहती है। जब सरकार सुप्रीम कोर्ट नई नई गाइडलाइन जारी करती है तो सरकार को उस पर कानूनों को अमल में लाना पड़ता है और काम बनाना पड़ता है। जैसे ये जो अपने सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में भी जब कहा था कि अब दिल्ली में क्या है, नेचुरल गैस सीएनजी के माध्यम से जो दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन कंप्रेस्ड गाड़ियाँ, सार्वजनिक परिवहन वो सीएनजी के माध्यम से चलेंगी। इससे क्या था, दिल्ली का पर्यावरण में काफ़ी साफ हुआ, काफ़ी साफ सुथरा हुआ, पर्यावरण में जो प्रदूषण था उसमें गिरावट आई। इसी तरीके से सरकार भी काम भी करने लगी। अब देखिए, बंद कारखानों के बाहर परेशान मजदूर कैसे, बंद अगर कोई कारखाना बंद होता है तो मजदूर कैसे परेशान होता है। रोजगार छिन जाने के बाद बहुत सारे मजदूर छोटा छोटा व्यापार दिहाड़ी मजदूर करने लगते हैं। कुछ मजदूरों को पहले से ज़्यादा छोटे कारखानों में काम मिलता है, जहाँ के हालात पहले से भी ज़्यादा शोषण भरे हुए रहते हैं और जहाँ कानूनों की स्थिति भी और भी ज़्यादा कमज़ोर होती है। ठीक है, आपने देखा होगा अगर किसी इलाके का कोई कारखाना बंद हो जाए तो वहाँ कैसे कैसे काम बंद हो जाता है, वहाँ के कर्मचारी कैसे प्रभावित होते हैं, वहाँ के वर्कर्स या जो मजदूर हैं वो कैसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो वो कई छोटे मोटे मजदूरी का काम करने लगेंगे, कोई और व्यापार करने लगेंगे तो उनमें उनके शोषण ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर उनका अधिकार कम हो, अधिकार तो हैं लेकिन मालिक या जो कई जगह जहाँ काम करते हैं वो अपने हिसाब से उन्हें रखते हैं और अपने हिसाब से उनको तनख्वाह देते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाती है कि उन्हें पैसा चाहिए जीवन चलाने के लिए। ठीक, क्या आपको लगता है कि ऊपर उद्धत मामले में सभी पक्षों पर न्याय मिला है? आप इस चीज़ पे सोच सकते हैं कि आपको पर्यावरण की रक्षा के और तरीके दिखाई देते हैं? कक्षा में चर्चा करें। ठीक है, विकसित देश में अपने विषैले और खतरनाक उद्योगों को विकासशील देशों में ले जा रहे हैं ताकि इन देशों में कमजोर कानूनों का फायदा उठाया जा सके और देशों में साफ सुथरा रख सके, अपने देशों को साफ सुथरा रख सके। दक्षिण एशियाई देश खासतौर पर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान कीटनाशक अवशेष बनाने वाले और जस्ते व शीशे के संबंधित का संसाधित करने वाले कारखानों को बड़े पैमाने पर अपने यहाँ बुला रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो विकसित देश होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, कचरा, इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा हुआ या वेस्टास कीटनाशक हुए या उनके जो पुराने जहाज होते हैं जिसमें विषैले रासायनिक पदार्थ फैलने की आशंका होती है, तो आपने देखा होगा गुजरात में भी ऐसे कई सारे क्या हैं, ऐसे सारे सेंटर्स हैं समुद्र तट पे जहाँ क्या होता है, बाहर से लाया गया कचरा अपने यहाँ डंप किया जाता है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ों को दोबारा रिसाइकिल करके मार्केट में उतार दिया जाता है और बहुत सारे कचरे को वहीं पे रिसाइकिल करके तोड़ने की व्यवस्था है, उसको गलाने की व्यवस्था है, जो पर्यावरण के कानूनों के ज़्यादा विषैले रसायन फैलाते हैं। कारण ये है जिस देश से आए हैं उस देश में ऐसा कानून है कि वो वहाँ वो कचरा फैला नहीं सकते, इसलिए उन्होंने दूसरे देशों के साथ अनुबंध करके वहाँ ये कचरा डंप करने के कानून जो है समझौते किए हैं देशों के साथ। बड़ी मात्रा में कचरा भारत और दक्षिण एशियाई देशों में आता है। आप देखेंगे जो अमेरिका है, साउथ जिसकी बात करें, नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका की बात करें, वो अपने कचरे को लाकर एक समुद्र पैसिफिक ओशन में क्या कहते हैं जो खड्डे की खाड़ी है उसके निचले वाले हिस्से में आएंगे जब, तो आप देखेंगे कि काफ़ी मात्रा में वहाँ कचरा डंप करता है, जिसे कहें मैक्सिको की खाड़ी के पास। ठीक, आज वो पूरा एक तरीके से ये माना जाता है कि मैक्सिको की खाड़ी के पास पूरी तरीके से कचरे से पूरा डंप हुआ, वो तैरता हुआ कचरा नजर आता है। समुद्र में कचरा डंप कर रहे हैं जिससे समुद्री पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो गया है। इस चीज़ को आप देखेंगे आगे जब ज्योग्राफी की चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें आएंगी, आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे हो रहा। निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करें, चाहे बाजार हो, दफ्तर हो या कोई कारखाना हो, बहुत सारी स्थितियों में लोगों को गलत तौर से बचाने के लिए कानून जरूरी होते हैं। निजी कंपनियां, ठेकेदार, व्यवसायी आज ज़्यादा मुनाफे कमाने के चक्कर में गलत हथकंडे भी अपनाने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर वे मजदूरों को कम मेहनताना देते हैं, बच्चों के काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर ध्यान नहीं देते हैं, पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते हैं और तरह तरह आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि निष्कर्ष के रूप में कोई कारखाना बहुत सारी स्थितियों में गलत तरीकों से गैर कानूनी चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा हर शहर में बहुत सारे कारखाने
गलत तरीके से लोग अपने घरों में छोटे छोटे विषैले रसायन बनाने वाले पदार्थ जो पैकेट्स हैं या उन पे कारखाने छोटे छोटे लगाए हैं, छोटी छोटी यूनिट, और उनमें काम कर रहे हैं, जबकि वो एकदम खतरनाक श्रेणी के कारखाने की स्थिति में आते हैं। लेकिन क्या है, अगर वहाँ अचानक कोई दुर्घटना घट जाए तो हो सकता है उस एरिया में काफ़ी इलाके को नुकसान झेलना पड़े, लोगों को जान माल को खतरा हो। लेकिन लोग इन कानूनों को भी ध्यान में रखते हुए, जानते हुए भी कि ये कारखाना या ये यूनिट या ये काम कितना रिस्की है, इसके बाद भी लोग लगे हुए हैं। ठीक है, शायद पैसे की लालच या पैसे कमाने की होड़ में। ठीक है, और इन कानूनों को तोड़ने के लिए निजी कंपनियां, ठेकेदार व्यवसायी ज़्यादा मुनाफे चक्कर में गलत तरीके के हथकंडे भी अपनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मजदूरों को वो कम मेहनत देते हैं, पैसा देते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, इलीगल तरीके से काम करवाते हैं, काम की स्थितियों पर भी ध्यान नहीं देते हैं, उनकी रहन सहन पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, उनके खाने पीने की व्यवस्था, कंपनी जब ऐसे काम करवाती है तो कुछ चाय पानी की या जो थोड़ा बहुत देता है, या उनके पानी पीने की व्यवस्था या और भी जो पर्याप्त स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाती है। पर्यावरण का ख्याल भी नहीं रखते, पर्यावरण कानूनों का भी वो उल्लंघन कर देते हैं। आसपास को लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ पाता है, और जो इन लोगों को ऐसा करने से क्या बचना चाहिए, जिससे क्या हो आसपास खुद, और क्योंकि जब पर्यावरण कोई प्रदूषित होगा तो जाहिर सी बात है कि वो भी उस पर्यावरण का अगर हिस्सा है। ठीक है, चाहे आप वहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं, लेकिन उस शहर में है, उस मोहल्ले में है, उस नगर में अगर आपका मकान है तो कहीं ना कहीं आप भी उस पर्यावरण से कहीं ना कहीं प्रदूषित होंगे। ऐसे में सरकार की एक अहम जिम्मेदारी बनती है कि वह निजी कंपनियों को गलत तौर तरीकों से रोकने की सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कानून बनाए और लोगों को लागू करे। ठीक है, उन पर निगरानी रखे, यानी सरकार को केवल सही कानून बनाने चाहिए, बल्कि उनको लागू भी करना चाहिए। अगर कानून कमजोर हो, उनको सही ढंग से लागू ना किया जाए तो उनमें भारी नुकसान हो सकता है। भोपाल गैस त्रासदी क्या है, इस बात का सबूत है। आप देख सकते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी घटने के बाद, कानून घटने के बाद नए कानून बनाने पड़े। ठीक है, लोगों के हितों को ध्यान में लाया गया, पर्यावरण ने कई तरीके की मांग की, और पर्यावरण के जो विज्ञान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी सरकार को रिपोर्ट भेजी, ये ऐसे घटनाएं घटी हैं। ठीक है, ये आगे इनकी समस्याएं पैदा होंगी, सरकार को भी इस पर सचेत होना पड़ा। अब देखिए, इस दिशा में सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है कि आम लोग भी दबाव डालकर निजी कंपनियों और सरकार दोनों को समाज के हित में काम करवाने के लिए बात कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने पहले देखा कि पर्यावरण का एक ऐसा विषय है जहां लोगों ने जनहित पर दबाव डाला, न्यायालय ने सभी क्या है स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन का एक अभिन्न अंग माना। आपको पता ही चुके हैं, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में ऐसा केस आया था। अब इस अध्याय में हम इस बात पर भी जोर दिया गया है कि लोगों को इस बात की लिए भी आवाज उठानी चाहिए कि स्वास्थ्य पर्यावरण की सुविधा सबको मिले। इस तरह मजदूर अधिकार यानी काम का अधिकार, सही मेहनताना, मानवोचित कार्य की स्थितियाँ, ये सभी आर्टिकल 15 के तहत मांग सकते हैं लोग। इस क्षेत्र में अभी भी क्या है, इस क्षेत्र की जैसे मूल मजदूर के अधिकारों के क्षेत्र में अभी भी हालत काफ़ी खराब है। लोगों को इस बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएं ताकि सबको जीवन का अधिकार मिल सके। इस चीज़ पे भी देखना होगा। और बात करें अगर एक जीवन के आदर्श के रूप में संविधान, जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 संविधान के माध्यम से अधिकार देश के सभी नागरिकों को मिला है। ठीक है, चाहे जैसा कि आपने इस किताब में पढ़ा कि आम नागरिकों ने इस अधिकार यानी अब संविधान के अनुच्छेद 21 के विभिन्न संदर्भों का में इस्तेमाल किया गया है या किया है। नागरिकों ने इन प्रयासों से भी यह अधिकार और सार्थक और व्यापक हो गया है। उदाहरण के लिए आपने पढ़ा होगा कि हाकिम से ने स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग साबित कर दिया। ठीक है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है बंगाल स्वास्थ्य टीम या बंगाल की सरकार को सचेत किया कि आप किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार के तहत स्वास्थ्य के अधिकार को उसको चिकित्सा देने से मना नहीं कर सकते हैं। जब वो चलती हुई ट्रेन से गिर गया था तो बंगाल में कलकत्ता के हॉस्पिटल में ये कह दिया गया था कि मेरे पास
पर्याप्त क्या है, मेरे पास बेड की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, जगह नहीं है, इस आधार पे मना कर किया गया था। और दूसरे हॉस्पिटल ने क्या कहा था कि मेरे पास इनके इलाज के लिए वो किट नहीं है, वो मशीनें नहीं हैं। तो फिर साथी में जब ठीक हुए, ठीक, पैसा उनका खर्च हुआ, उन्होंने इसके तहत क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर दिया और उन्हें न्याय मिला और सरकार को चेतावनी दी गई या और उनको इसका मुआवजा भी मिला, ठीक है। और कि आप जीवन के अधिकार के साथ स्वास्थ्य का अधिकार भी अंग है, आप किसी भी व्यक्ति को उसके चिकित्सा देने से मना नहीं कर सकते। इस तरह मुंबई के झुग्गीवासियों को कोशिशों के से रोजगार के अधिकार के जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया, ठीक है। देखिए मुंबई में जो झुग्गीवासी थे उनकी कोशिश थी कि रोजगार के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना जाए। फिर वो रोजगार के अधिकार को जीवन के अधिकार के तहत क्या मान लिया गया, मौलिक अधिकार मान लिया गया। इसी अध्याय में आपने यह भी पढ़ा कि किस तरह न्यायालय ने प्रदूषण युक्त पानी और हवा के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बता दिया गया। इसके अलावा शिक्षा और आवास के अधिकार को भी अदालतों ने शिक्षा, आवास, ये क्या है, जीवन के अधिकार का हिस्सा है और इस पर सरकार कानून भी बना चुके हैं और फॉलो भी हैं। आप देखेंगे जीवन के अधिकार की ये विस्तृत व्याख्या आम नागरिकों के प्रयास का ही नतीजा है। और आप देखेंगे जब भी नागरिकों को ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन हो रहा है तो वे अदालत में जाकर न्याय मांगते हैं, जैसा कि आप इस पुस्तक में आपने देखा है, पढ़ाया भी है, बताया भी है। इन्हीं मौलिक अधिकारों ने नए कानून बनाने, खास तरह की नीतियों को लागू करने में भी मदद की है। इन मौलिक अधिकारों ने क्या किया, नए कानून बनाने की दिशा में, ठीक है, नई नीतियां बनाने में, ठीक है, लागू करने में भी, नीतियों को बनाने में, नीतियों को लागू करने में भी काफी हद तक सरकार की मदद की है या सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़े हैं, ठीक है। एक तरीके से कहें कि चाहे वो मजबूरी हो या लोगों के अधिकार हो, लोगों ने जब अधिकार मांगे तो सरकार को वो अधिकार लोगों को देने पड़े हैं। इसी तरीके से कहा जाता है कि हर व्यक्ति जब अपने अधिकारों के लिए सजग हो जाएगा तो लोगों को वो अधिकार सरकार को देने पड़ेंगे, ठीक है, कि वो उनके अधिकार हैं। यह सब कुछ इसलिए संभव हुआ कि हमारे संविधान में कुछ खास नियम हैं, ठीक है। संविधान बना हुआ, उसके तहत हर व्यक्ति को क्या है, अधिकार मिले हुए हैं। सभी भारत के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की रक्षा, भारत के सभी नागरिकों की जो मौलिक अधिकार क्या करते हैं, सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और स्वाभिमान की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों और कानून के शासन से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में इस बात की व्याख्या की गई है। अगर हम बात करें, इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे संविधान काफी लचीला है, ठीक है। भारतीय संविधान ना तो अधिक लचीला है ना ही अधिक कठोर है। इस बात की जब हम उसके संविधान की विशेषताओं में पढ़ते हैं या उसके संविधान के लक्षणों को पढ़ते हैं तो बताया जाता है इस आधार पर संविधान द्वारा दिए गए प्रतिष्ठा और न्याय के विचार में, ठीक है, प्रतिष्ठा और न्याय के विचार में नए सिरे से उभर कर आने वाले मुद्दों की सूची का भी समावेश किया जाना चाहिए। इस लचीलेपन के कारण संविधान के प्रावधानों की नई व्याख्याएं की जा सकती हैं। इस आधार पर संविधान और लचीलेपन के कारण संविधान में क्या किया गया, प्रावधानों की नई व्याख्याएं की गई हैं। और ये भी कहा जाएगा, ग्रेविल ऑस्टिन ने कहा कि भारतीय संविधान अर्थसंग्रामक है और साथ साथ ये भी कहा है कि भारतीय संविधान इतने लचीलेपन के कारण क्या कहा गया है, कानूनविदों के लिए स्वर्ग कहा गया है भारतीय संविधान को। इसी के आधार पर ये नई व्याख्याएं निकलती रहती हैं, बहुत सारे क्लाज हैं, सब क्लाज हैं, तो नई व्याख्याएं निकलती रहती हैं। इस आधार पर संविधान और हर विषय की एक कह सकते हैं कि दर्शन होता है और उस दर्शन को देखते हुए नए विचारों का जन्म होता रहता है। उसी के आधार पर संविधान में नई व्याख्याएं होती रहती हैं। आपको जैसे अभी देखा होगा कि निजता के अधिकार को भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। नया दर्शन निकला, किसी ने केस किया, उसके अधिकारों का हनन हुआ तो कोर्ट में गया, केस कर दिया गया और उसको वो अधिकार दिए गए। उसके साथ हर व्यक्ति के प्राइवेसी, निजता के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकार का हिस्सा मान लिया गया और कानून मिले। इस आधार पर संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि संविधान में जीवन से, आपके जीवन से जुड़ी हुई, या जीवंत का मतलब है आपके दर्शन, जो आपको अधिकार हैं, जो आपके जीवन से रिलेटेड अधिकार हैं, वो आपको दिए गए हैं, तो जीवंत दस्तावेज माना जा सकता है।
स्वास्थ्य का भी अधिकार या आवास का अधिकार भी ऐसे मुद्दे हैं जो 1949 में संविधान सभा के सदस्यों द्वारा पेश किए गए संविधान में लिखित तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन संभावना के स्तर पर वे निश्चित रूप से मौजूद थे। ठीक है, 1949 में जब संविधान सभा के सदस्यों द्वारा पेश किए गए संविधान सभा में लिखित तौर पर ऐसे मुद्दे या अधिकार मौजूद नहीं थे, लेकिन उसकी भावना या उनके इंटेंशन कहेंगे, ठीक है, निश्चित रूप से उसमें मौजूद थे। उन अधिकारों में या उन कानूनों में या उन आर्टिकल्स में जो आर्टिकल संविधान में दिए गए हैं, इसके तहत जो कानून बने हैं नए नए, इसका मतलब है कि संविधान में ऐसे लोकतांत्रिक आदर्श उस समय भी मौजूद थे जिसके जरिए लोग राजनीतिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके एक सुनिश्चित करते थे कि आम नागरिकों की जिंदगी में ये आदर्श हकीकत के रूप में लें। ठीक है, उन्होंने जब संविधानविदों ने अपना संविधान लिखा होगा तब उन्होंने इन अधिकारों की भी चर्चा की होगी या उन्होंने इसके भावनाओं को भी सोचा होगा कि समय के आधार पर इसमें जब जब नए नए कानून बन सकते हैं, लोगों के अधिकारों का हनन होगा, तो नए नए दर्शन इससे विकसित हो सकें। इसीलिए ये जीवंत दस्तावेज है। ठीक है, इसमें सुनिश्चित कर सकते हैं कि आम नागरिकों की जिंदगी में भी आदर्श हकीकत के रूप में लें। अब आगे बात करें कि जैसा कि हमने इसमें चर्चा की है, संवैधानिक आदर्शों को यथार्थ रूप देने के लिए काफ़ी कुछ किया जा चुका है, लेकिन अभी प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। दूसरी ओर हम ये भी देखे हैं, बताया है कि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। इस समय के साथ साथ जैसे जैसे लोगों के अधिकारों का हनन होगा चला जाएगा या जैसे जैसे नए नए चीज़ें घटती जाएंगी, तब कोई घटना घटने पर ही कोई भावना इंटेंशन निकल के आती है। देश के विभिन्न भागों में जनता द्वारा किए जा रहे विभिन्न संघर्ष बार बार इस बात की ओर याद दिलाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि समाज के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में समानता, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान और जैसे सवाल भी अभी भी अधूरे हैं। जैसा कि कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि मीडिया भी इस संघर्षों पर अक्सर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, आजकल तो आप देखते हैं कि मीडिया कहाँ ध्यान दे रही है। ठीक है, जैसे हम बात कर सकते हैं कि जिन मुद्दों पर शायद मीडिया को ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो भी पार्ट भी नहीं है मीडिया का, तो मीडिया ऐसे मुद्दों को भी टेलीकास्ट करती है, शायद टीआरपी बढ़ाने के लिए। ठीक, क्योंकि टीआरपी के माध्यम से मीडिया आजकल बहुत कुछ दिखाना चाहती है। इन आंदोलनों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। और आगे यह भी समझने की चेष्टा की गई है कि संविधान में कौन से लोकतांत्रिक आदर्श दिए गए हैं। ठीक है, ये और लोकतांत्रिक आदर्श भावनाओं पर आधारित है। नए नए इंटेंशंस निकलते हैं, नए नए क्लाजों के माध्यम से संविधान से नए नए कानूनों का जन्म होता है। ठीक है, और उनमें हम बात करेंगे अगर लोगों के दैनिक जीवन में किस तरीके का असर पड़ रहा है, तो आप देखेंगे क्या कि कुछ इसके पीछे हमारा मकसद आपको ऐसे साधन मुहैया कराना है जिससे सहारे आप अपने आसपास की दुनिया को समझने बूझने का प्रयास कर सकें, संविधान द्वारा बताए गए रास्ते के पर चलते हुए उनमें हिस्सा ले सकें और आप एक अच्छे लोकतांत्रिक देश में, एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते आप अपने देश, अपने संविधान और अपने नागरिकों को हकों, अपने और अपने नागरिकों के भी अधिकार और अपने दायित्व और अपने अधिकार और दूसरे के दायित्वों को बता सकें, जान सकें। ठीक, ये भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर हम आगे बात करें, संवैधानिक आदर्शों को यथार्थ रूप देने के लिए कुछ किया जा चुका है। ठीक है, संवैधानिक आदर्शों को यथार्थ रूप में काफ़ी कुछ किया जा चुका है। आपको देखा होगा, आपके मौलिक अधिकार भी आपके संवैधानिक आदर्शों को यथार्थ रूप देने के लिए इसमें इतने कानून बन चुके हैं। डीपीएसपी के माध्यम से आम लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए, समाज में जो लोग पिछड़ गए थे, सामाजिक न्याय या हाशिए में जो पीछे चले गए थे, उनको काफ़ी कुछ सामने लाया जा चुका है। उनकी स्थितियों में काफ़ी सुधार किया जा चुका है। सरकारें दिन प्रतिदिन इस पे काम भी कर रही हैं। ठीक है, और दूसरी ओर इन्हीं अध्यायों में यह भी बताया गया है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि संवैधानिक आदर्श के यथार्थ रूप कंप्लीट हो चुके हैं। ये यथार्थ की प्रक्रिया जब तक संविधान है, लोकतंत्र है, देश है, ये तब तक यूं ही एक कड़ी के रूप में, चैन श्रृंखला के रूप में चलती रहेगी। ठीक है, जैसे हीगल का न्याय का हीगल कहता है कि कोई वाद होगा, संवाद होगा, तभी प्रतिवाद होगा। तो संवाद वाद हुआ तो प्रतिवाद होगा, वाद होगा तो संवाद करेंगे और संवाद के माध्यम से प्रतिवाद। कुछ कानून तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं इन आदर्शों को कि जब हम देखेंगे
कि जब संवैधानिक आदर्शों को यथार्थ रूप में आगे की प्रक्रिया में देखेंगे कि जब कोई नए कानूनों की जरूरत पड़ेगी, जब कोई ऐसा कुछ नया कानून, नया मुद्दा आएगा, तो वाद होगा। वाद के रूप में क्या होगा, कोई कानून प्रतिवाद होगा, संवाद होगा। संवाद के रूप में क्या करेगी सरकार, उस पर कानून बनाएगी जो प्रतिवाद के रूप में होगा। ठीक, तो प्रतिवाद कह सकते हैं, इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं इसको। तो देख सकते हैं, अगर हम देश के विभिन्न भागों में जनता द्वारा बताए गए संघर्ष बार बार इस बात को याद दिलाते हैं कि समाज में ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में समानता, प्रतिष्ठा और स्वाभिमान जैसे सवाल अभी अधूरे हैं। ठीक है, अभी भारत के लोकतांत्रिक होने के नाते, ठीक है, अभी भारत में क्या है, समानता, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान जैसे सवाल अभी भी अधूरे बाकी हैं। अभी सरकार ने इस पर कानून तो बनाए हैं, लेकिन अभी लोगों की जो संविधान की जो मूल कर्तव्य हैं, उनकी भावनाओं का भी लोगों द्वारा स्वयं अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना बाकी है। ठीक, सरकार का कानून बनाना ही काफ़ी नहीं होता है, आपको भी उन कानूनों का पालन करना भी, और दूसरे समानता, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान जैसे सवाल अभी भारत में इसीलिए अधूरे हैं। ये दर्शन अभी कंप्लीट होना बाकी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दर्शन अधूरा है, दर्शन पे लगातार एक चयन प्रक्रिया, एक कड़ी के माध्यम से काम हो रहा है। लोग अपने अधिकारों को जान रहे हैं, समानता के अधिकारों को जान रहे हैं, अपने प्रतिष्ठा को जान रहे हैं, अपने स्वाभिमान को जान रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो लोग जागरूक होते जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं, अपने अधिकारों को जानते जा रहे हैं, तो अपने लिए इस न्याय की बात करने लगे हैं। तो वैसे वैसे वो लोग अपने न्याय को मांगते जाएंगे। ठीक, और देखेंगे इस पे कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, तो देख लेते हैं। दो मजदूरों से यह बात करके पता लगाएं कि उन्हें कानून द्वारा तय किया गया न्यूनतम वेतन मिल रहा है या नहीं। इसके लिए निर्माण मजदूरों, खेत मजदूरों, फैक्ट्री मजदूरों या किसी दुकान पर काम करने मजदूरों से बात कर सकते हैं। ठीक है, हम बात कर सकते हैं अगर कि क्या आप इस राय से सहमत हैं कि भारतीय संविधान के तहत लोगों को, या भारतीय संविधान के तहत दिए गए संवैधानिक कानूनों के तहत बनाए गए सरकार द्वारा कानूनों के तहत, क्या आप इस राय से सहमत हैं कि भारतीय संविधान के तहत सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से एक निर्माण मजदूर, खेतियार मजदूर, फैक्ट्री मजदूर को जो न्यूनतम वेतन मिल रहा है, ठीक है, वो उनके हक में, या क्या वो भारतीय संविधान के जीवन के अधिकार का उनके हिस्से के तहत तो पूरा करता है? जीवन के अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पूरा करता है? चर्चा कीजिए। ठीक, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, फिर लिख सकते हैं। फिर आप बात कर सकते हैं विदेशी कंपनियों को भारत में अपने कारखाने खोलने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, आप कैसे इसको क्वेश्चन को हूबहू लिख सकते हैं, चर्चा कीजिए। ठीक है, इसके फायदे, नुकसान, या विवेचना कीजिए। फायदे की जगह आप यहाँ विवेचना करेंगे तो आप फायदा भी जानेंगे, विवेचना में लाभ और हानि दोनों लिखेंगे। ठीक है, क्या आपको लगता है कि भारत भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित को सामाजिक न्याय मिला है? ठीक है, हम अगर बात करें, क्या आप इस राय से सहमत हैं कि भारतीय संविधान के तहत लोगों को मिले कानूनों के माध्यम से सरकार द्वारा सामाजिक न्याय पूरा हो चुका है? या इस क्रम में, इस कड़ी में अगर हम भोपाल गैस त्रासदी की पीड़ितों को जो मुआवजा मिला है वो सामाजिक न्याय के तहत मिला है? क्या उनके जीवन के अधिकार के, क्या ये जीवन उनके जीवन के अधिकार के तहत पूर्ण हो चुका है? चर्चा करें। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, सोचेंगे, तो आप अच्छे समझ पाएंगे। जब हम कानूनों को लागू करने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कानूनों को लागू करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आप इसको, इस क्वेश्चन को चाहें तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ठीक लिखा है। कानून के जरिए बाजारों को सही ढंग से काम करने के लिए किस तरह प्रेरित किया जाता है? ठीक है, अपने जवाब को उदाहरण सहित दें। इस क्वेश्चन को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक रसायन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। सरकार ने कंपनी को आदेश दिया कि वह वर्तमान जगह से 100 किलोमीटर की दूरी पर किसी दूसरे स्थान पर कारखाना चलाए। इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या क्या असर पड़ेगा? आप पूरी राय को कक्षा में पढ़कर सुनाएं, या इस पर आप यहीं तक लिखें, क्वेश्चन छोड़ दें आगे और इसको आप अपने स्थान पर लिखें। क्या इस इकाई में सरकार की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में पढ़ा है? आप एक अनुच्छेद लिखें, जैसे कि आपके इलाके में पर्यावरण को दूषित करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? ठीक है, हवा, पानी, मिट्टी प्रदूषण पर संबंध में चर्चा करें। प्रदूषण को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? ठीक है, सरकार द्वारा अभी इसमें कौन कौन से कानून बनाए गए हैं ये भी चर्चा करें। कुछ कानूनों को आप उदाहरण सहित चर्चा दें। इस तरीके से लिख सकते हैं।
पहले पर्यावरण को किस तरह से देखा जाता था, अब सोच के अब सोच में कोई बदलाव आया है। ठीक है, 1984 की घटना के बाद आप देखेंगे, 82 घटना भोपाल गैस की त्रासदी की घटना के बाद आप देखेंगे कि पर्यावरण में फिर किस तरीके से बदलाव आया है। ठीक, इस बात क्या आप लोगों की सोच में या सरकार की सोच में कुछ बदलाव आया है, चर्चा करें। इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों को इस तरह बोझ डालना कितनी बुरी बात है। देखो, अपने बेटी की मदद के लिए एक लड़के को नौकरी पर रखा है। ठीक है, प्रदेश का टूरिस्ट थे R.K. लक्ष्मण साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने एक कार्टून के जरिए यह कहना चाह रहे थे कि 2016 में बनाए गए उस कानून से क्या संबंध है जिसको इस प्रश्न में आपने पढ़ा था। आप देखिए कि भारत में क्या है, भारत में अभी बाल प्रतिशत जो कहते हैं बाल और किशोरों के लिए सामाजिक न्याय के तहत क्या है, कारखानों, विषैले कारखानों में क्या है, या किसी होटल रेस्टोरेंट में काम करने से प्रतिषेध और क्या है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, किशोरों को क्या 14 से 18 वर्ष के विषैले कारखानों में जो खतरनाक कारखाने हैं, रसायन कारखाने, उनमें प्रतिषेध या निषेधित कर दिया गया है। ठीक है, बाल मजदूरी को प्रतिषेध और निषेध कर दिया गया है। इसके बावजूद भी क्या है, अभी देखने को मिल रहा है कि एक बच्चा वही स्कूल का ड्रेस पहने, दूसरा बच्चा अपने सर पे बोझ उठाया जा रहा है, जो एक बाल कानून का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कानून की नज़र में ठीक वो भी बच्चा बाल है और ये भी बच्चा एक बालक है, दोनों की उम्र एक जैसी है, तो दोनों को शिक्षा का अधिकार है। इस तरीके से हम देखेंगे। इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये किताब भी कंप्लीट हुई। अब अगले चैप्टर में हम मिलेंगे, नई किताब क्लास 9th की। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।